वेलकम टू दिस माइंड मैप सेशन ऑन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का हमारी लाइफ में भी काफ़ी योगदान है, काफ़ी चीज़ों को डिसीजन लेने में हमारी स्टैटिस्टिक्स मदद करती है। अब मैं बार बार इसके शब्द पॉपुलेशन बोल रहा हूँ। पॉपुलेशन का मतलब है जिसके बारे में हमने ये डेटा कलेक्ट किया, वो सारे के सारे पॉसिबिलिटी, वो सारा का सारा जो ग्रुप होगा वह ग्रुप हमारा पॉपुलेशन कहलाएगा। फिर x2 कितनी बार आएगा? f2 बार। तो यहाँ ऊपर आएगा x2 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x2 कितनी बार? f2 बार। तो उसे हम F2 टाइम्स लिखने की बजाय F2 इंटू x2 लिख देते हैं। तरीके से नए पैकेट में बेचे हम तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। यह मार्क्स आप सच मानिए थाली में रखकर जेईई मेंस आपको देता है। आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो जेईई मेंस में आपके जो 4 मार्क्स हैं वो बिल्कुल पक्के। हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। वेलकम टू दिस माइंड मैप सेशन ऑन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेईई मेंस, और अब क्योंकि ये जेईई एडवांस में भी इंक्लूड हो गया है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। जेईई मेंस में इसके ऊपर आपको अपनी शिफ्ट में कम से कम एक सवाल तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं स्टैटिस्टिक्स के माइंड मैप के साथ। यानी कि आज हम करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स को पूरा का पूरा थ्योरेटिकली डिकोड, यानी उसके सारे फॉर्मूलाज, उसके सारे इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने रखने वाले हैं। ज्यादा अच्छा होगा कि नोटबुक और एक पेन लेकर बैठिए ताकि आप स्टैटिस्टिक्स के शॉर्ट नोट्स बना सकें, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो फॉर्मूला इंटेंसिव है, इसमें ज्यादातर फॉर्मूलाज हैं। तो सारे के सारे फॉर्मूलाज एक बार अपने शॉर्ट नोट्स में नोट कर लें ताकि रिवीजन के वक्त आप बस उन फॉर्मूलाज को देखें और स्टैटिस्टिक्स आपकी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स है क्या? स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स अस टू मेक डिसीजंस अबाउट डेटा कलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस बाय एनालाइजिंग इट विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो स्टैटिस्टिक्स जो है एक ऐसी ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि गिवन डेटा को एनालाइज करने में हमारी मदद करती है। इनफैक्ट गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज, चाहे वो इन्फ्लेशन रेट को लेकर हो, चाहे वो पॉवर्टी लाइन को लेकर हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर हो, बहुत सारी पॉलिसीज, बल्कि इनफैक्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉलिसीज जो होती हैं वह स्टैटिस्टिक्स के आधार पर ही बनती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स इस मामले में बहुत ही उपयोगी एक मैथमेटिकल टूल साबित होता है, जो कि हमें डेटा कलेक्टेड, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसके बेसिस पर हम उस डेटा के, उस पॉपुलेशन के बारे में जहां से हमने वो डेटा कलेक्ट किया उसके बारे में बहुत सारे इन्फ्रेंसेस लेकर आ सकते हैं, बता सकते हैं या फिर मेकआउट कर सकते हैं, जिनके बेसिस पर हम एक लर्नेड डिसीजन ले सकते हैं। जैसे कि कल आप IIT क्रैक करने के बाद या फिर जेईई मेंस क्रैक करने के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे तो डेफिनेटली जब आपको एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस में चूज करना पड़ेगा तो आप उसमें देखेंगे कि किस कॉलेज में प्लेसमेंट्स अच्छे हैं, किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच से कितने प्लेसमेंट्स हुए, क्या मीन सैलरी थी, क्या एवरेज सैलरी थी। डेफिनेटली दीज विल बी सम ऑफ द पैरामीटर्स दैट विल बी लुकिंग फॉर। तो वहां पर भी स्टैटिस्टिक्स भी आपके काम आएगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एवरेज सैलरी देखेंगे, कहीं ना कहीं मीडियन सैलरी देखेंगे। तो ये सब चीजें कहाँ से आती हैं? फिर से स्टैटिस्टिक्स से आती हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का हमारी लाइफ में भी काफी योगदान है, काफी चीजों को डिसीजन लेने में हमारी स्टैटिस्टिक्स मदद करती है। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहली चीज है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी गिव्स अस अ रफ आइडिया वेयर द डेटा पॉइंट्स आर सेंटर्ड। यानी कि बेसिकली जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है दैट हेल्प्स यू टू फाइंड आउट कि मैक्सिमम जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, जो हमारे डेटा है वो मैक्सिमम किसके अराउंड कॉन्सेंट्रेटेड है। जैसे उसका एक ब्यूटीफुल एग्जांपल है मैथमेटिकल एवरेज। एवरेज कैन बी अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक एवरेजेस, है ना। दीज आर द 3 काइंड्स ऑफ एवरेजेस दैट वी जनरली टॉक ऑफ। आपको सबको पता है अर्थमेटिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन क्या है और हार्मोनिक मीन क्या है। इसी तरह से पोजिशनल एवरेज है जो कि मीडियन और मोड, यानी ये आपको बताता है कि इससे इतने लोग ऊपर हैं, इससे इतने लोग नीचे हैं, तो दैट इज मीडियन। और इसी तरह से मोड आपको एक तरीके से बताता है कि सबसे ज्यादा जो कहना चाहिए रिपीटिशन जिस डेटा पॉइंट का बार बार हो रहा है, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला, वो ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है, दैट इज व्हाट मोड गिव्स यू एन आइडिया। तो यहां पर यह है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि इन मेजर्स को देखने के बाद आप ये कह सकते हैं कि पूरी पॉपुलेशन, लगभग पूरी पॉपुलेशन का जो हमारा पॉपुलेशन, मैं बार बार इसके शब्द पॉपुलेशन बोल रहा हूँ। पॉपुलेशन का मतलब है जिसके बारे में या जिसके बारे में हमने ये डेटा कलेक्ट किया, वो सारे के सारे पॉसिबिलिटी, वो सारा का सारा जो ग्रुप होगा वह ग्रुप हमारा पॉपुलेशन कहलाएगा। दैट विल बी कॉल्ड एज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन is the group from which the data has been collected.
एंड उसके बेसिस पर हम इस और डेटा के बेसिस पर हम इस पूरे ग्रुप के बारे में इन्फ्रेंसेस निकालेंगे। जैसे कहने का मतलब है, मान लो टीचर ने क्लास में टेस्ट लिया और उसमें 100 में से जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं पूरी क्लास के, दैट इज 60। सो यू कैन से व्हाट इज दैट इज द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो यू कैन से कि मैक्सिमम लोगों के क्लास में जो मार्क्स होंगे वो 60 के अराउंड ही स्कैटर्ड होंगे। किसी के 62 होंगे, किसी के 65 होंगे, किसी के 60 होंगे, किसी के 61 होंगे, किसी के 60.2 होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों के जो मार्क्स होंगे वो 60 के अराउंड ही होंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी क्लास जो में पूरे के पूरे जो बच्चे हैं, जो पूरी पॉपुलेशन है उस केस में, वो लगभग 60 के आसपास उनके मार्क्स आ रहे हैं। सो दैट इज व्हाट मैथमेटिकल एवरेजेस टेल यू। तो अब इन मैथमेटिकल एवरेजेस को एक एक करके देखते हैं। उसके पहले मैं आपको डेटा को रिप्रेजेंट करने के तरीके यहां पर बता देता हूं। सबसे पहला अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इन दिस केस द वैल्यू ऑफ द वेरिएट आर रिटन in form of list. Now what do you mean by variate? Variate means some variable which varies from one person to another person, or one member of the population to another member of the population, that is called as variate. For example, the variate in the example that I mentioned just now, कि क्लास में मार्क्स जो हैं टेस्ट में, तो वहां जो हमारा वेरिएट है दैट इज मार्क्स इन द टेस्ट, एंड इट वेरीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. So that is a variate. For example, we can say if we measure the height of each student in the class, then the height of each student in the class, the height of students in the class will be the variate. तो अगर हम उस variate की जो values हैं वो एक लिस्ट की फॉर्म में लिख दें तो जो हमें मिलता है वो कहलाता है अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन. अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इन दिस केस डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन टैबुलर फॉर्म, एक टेबल की फॉर्म में लिखा जाता है, वेयर वन कॉलम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द वेरिएट, वेयर एज द अदर कॉलम कंसिस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज. फ्रीक्वेंसीज टेल्स यू हाउ मेनी टाइम्स सम डेटा वैल्यू इज रिपीटेड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं हमारी क्लास के एवरेज मार्क्स 60 थे तो हम देखना चाहेंगे 60 मार्क्स कितने लोगों के आए या कितनी बार 60 मार्क्स रिपीट हो रहे हैं, तो वह क्या हो जाएगी उसकी फ्रीक्वेंसी. तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एक टैबुलर फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं. जैसे कि यहां पर ये हमने मार्क्स लिख दिए और यहां पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख दिए. जैसे 10 मार्क्स आए एक स्टूडेंट के, 36 मार्क्स आए 3 स्टूडेंट के, यानी 36 जो मार्क्स हैं वो 3 बार रिपीट हुए हैं. 40 मार्क्स 4 बार रिपीट हुए हैं, 50 मार्क्स 3 बार रिपीट हुए हैं, 95 मार्क्स 1 बार रिपीट हुए हैं, 92 मार्क्स 3 बार रिपीट हुए हैं. तो ये क्या है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फिर यहां पर आप देखें यह है 100 स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 बाय स्टूडेंट्स इन क्लास ऑफ 30. ये जो लिखा हुआ है यह उसी का अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि यहां हमने सिर्फ सारे के सारे मार्क्स को एक एक करके लिस्ट करके लिख दिया. लेकिन इसी डेटा से हमने फिर क्या बनाया, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यहां पर हमने मार्क्स लिए और वे कितनी बार रिपीट हो रहे हैं ये हमने यहां इस टेबल में दिखा दिया है. तो ये क्या कहलाएगा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो मेरे ख्याल से दोनों बनता समझ में आया. अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर सारी वैल्यूज ऑफ वेरिएट आर जस्ट रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, जबकि अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक टैबुलर फॉर्म में हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं जहां पर वैल्यूज ऑफ वेरिएट इधर लिखी रहती है और साथ में सामने लिखी रहती है फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी आपको बताती है कोई डेटा वैल्यू कितनी बार रिपीट होती है. फिर नेक्स्ट इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. इन दिस केस डेटा इज ग्रुप्ड इनटू इंटरवल्स. These groupings are called class intervals and their size is called as class width or class size. तो जैसे कि यहां पर अगर देखा जाए 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 100, 80 to 60 to 80, 80 to 100. ये क्या हो गया, ये हमारी क्लास इंटरवल्स हो गए. क्लास विड्थ हो गई 20 की, क्लास विड्थ हो गई 20 की, और 0 से 20 के बीच में कितने लोगों के मार्क्स हैं वो यहां लिख देते हैं. 20 से 40 4 लोगों के मार्क्स हैं. दैट इज हाउ यू रिप्रेजेंट इट. क्लियर हुआ ये बात, ठीक है. तो यह क्या हुआ, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो एक बार जरा फिर से देख लें. इन ईच ऑफ दीज क्लासेस द लीस्ट नंबर इज कॉल्ड द लोअर क्लास लिमिट एंड द ग्रेटेस्ट नंबर इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट. तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो 20 है लोअर क्लास लिमिट है, यह अपर क्लास लिमिट है, और इस क्लास की जो इस इंटरवल की क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 4, यानी 20 से लेकर 40 के बीच में 4 लोगों के मार्क्स आते हैं. तो दिस इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमने देख लिया कि डेटा को रिप्रेजेंट करने के कुल मिलाकर 3 तरीके हैं. पहला है अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, यू जस्ट लिस्ट ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएट. नेक्स्ट इज ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. पहला था अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर आप सारी की सारी वैल्यूज ऑफ वेरिएट लिखते हैं और साथ में उनकी फ्रीक्वेंसीज उनके सामने लिख देते हैं. तीसरा है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर आप पूरे के पूरे डेटा को किस में डिवाइड कर देते हैं, क्लास इंटरवल्स में डिवाइड कर देते हैं.
जहां हर क्लास का जो साइज होता है, विड्थ होता है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट, एंड दिस इज कॉल्ड द अपर लिमिट। जैसे 60 अपर लिमिट है, 80 अपर लिमिट है, 100, और ये सारी की सारी लोअर लिमिट्स कहलाती हैं। आई होप दैट इज इजीली अंडरस्टूड। Next is arithmetic mean. How do we calculate the most important measure of central tendency is the arithmetic mean. Arithmetic mean कैसे calculate करते हैं? मान लीजिए मेरे पास x1, x2, xn ये n वैल्यूज हैं वेरिएट की, तो उनका अर्थमेटिक मीन होगा, उन सबको जोड़ लीजिए, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएट। तो x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन n, दैट इज समेशन ऑफ xi i1 to n अपॉन n। तो x बार जो होता है वो समेशन ऑफ xi अपॉन n होता है, एंड समेशन ऑफ xi कैन बी रिटन एज n टाइम्स x बार। ये तो हो गया अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फॉर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन ऑलवेज राइट इट एज if x1, x2, xn are the values of the variate corresponding to frequencies f1, f2, fn, then the arithmetic mean is summation fi xi upon n। that is आप फ्रीक्वेंसी को वैल्यूज ऑफ वेरिएट से मल्टीप्लाई करते चले जाएं और ऐड करते चले जाएं, and you divide it by the sum of frequency, that will give you the mean of the given data। basically यहाँ होता क्या है, ये x1 कितनी बार आया होगा, f1, तो है तो ये यही फॉर्मूला, यहाँ x1 प्लस x1 प्लस x1 कितनी बार आया होगा, f1 बार आया होगा। तो x1 प्लस x1 f1 बार लिखने की बजाय हम सीधा f1 x1 लिख देते हैं। फिर x2 कितनी बार आया होगा, f2 बार, तो यहाँ ऊपर आएगा x2 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x2 कितनी बार, f2 बार, तो उसे हम f2 टाइम्स लिखने की बजाय f2 इंटू x2 लिख देते हैं। इसी तरह से ये है। तो एक तरीके से नए पैकेट में बेचे हम तुमको चीज पुरानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यहां मीन कैसे निकालते हैं वह भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इस केस में x1, x2, xn आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएट। हम क्या करते हैं, जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उस केस में हम निकाल लेते हैं मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल्स, जिन्हें हम क्लास मार्क्स कह देते हैं, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 0, 10 आ जाएगा, फिर ये 30 आ जाएगा, यहां पर 50 आ जाएगा, और यहां पर 70 आ जाएगा। दिस प्लस दिस बाई 2, दिस प्लस दिस बाई 2, तो वो सब हमारे पास x की वैल्यूज हो जाती हैं। मिड मार्क्स कहते हैं उनको, मिड मार्क्स ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन क्लासेस। तो जैसे ये, और यहां पर हम क्या करते हैं, क्लास के मिड मार्क्स निकाल लेते हैं। तो यहां हमारे पास मिड मार्क्स आ जाएंगे, विच आर बेसिकली द मिड पॉइंट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव इंटरवल्स दैट वी हैव। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं x, दिस इज x, और यहां अपने पास आ जाएगा से दिस इज 10, दिस इज 30, this will be 50, this will be 70, and this will be 90। अब xi fi ये फ्रीक्वेंसी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करके सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे, दैट विल गिव यू द मीन ऑफ दिस ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर शॉर्टकट मेथड की बात करें, शॉर्टकट मेथड, नाउ इसमें हम डेफिनेटली मीन निकाल तो सकते हैं, बट मीन निकालने में यहाँ काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कई बार बहुत ज़्यादा होती है, और वेरिएबल जो हमारा वेरिएट होता है उसकी वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है, मल्टीप्लाई करके ऐड करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन में किसी को भी आप एज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। So if the value of xi are large, then the calculation of am using previous formula is quite tedious, जैसा मैंने आपको बताया, and time consuming. In such a case, we take deviations of the variate from an arbitrary point A. आप क्या करें, कोई भी एक पॉइंट ले लें, भले ही वो गिवन ऑब्जर्वेशंस में से कोई पॉइंट ले लें, या कहीं बाहर से कोई सा भी पॉइंट ले लें। वैसे ज्यादातर हम करते क्या हैं, जो गिवन ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें से ही कोई एक पॉइंट को, यानी जो एक्स वेरिएट की वैल्यू उनमें से किसी एक वैल्यू को हम क्या ले लेते हैं, एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट। जैसे अगर मैं यहां पे कहूं वी टेक द एज्यूम्ड मीन एज से 50, है ना, ज्यादातर ये करते हैं जो मिड में आ रहा है वो ले लेते हैं। मान लो ये 50 को हमने क्या ले लिया, एज्यूम्ड मीन ले लिया, इसको हमने क्या ले लिया, एज्यूम्ड मीन। अब आप क्या करें, हर ऑब्जर्वेशन में से इस xi को माइनस करते चले जाएं, xi को माइनस करते जाएं, तो यू विल गेट द डेविएशंस, कुछ प्लस में आएंगी कुछ माइनस में आएंगी, और फिर जो मीन होगा वो होगा एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ fi di अपॉन
द समेशन ऑफ एफ आई। जो एन होता है, ध्यान रखिएगा, एन इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड इट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, ये एन। तो इस तरह से आप एज्यूम मीन को लेकर कैलकुलेशन को थोड़ा आसान कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्लस में आएंगी और कुछ माइनस में आएंगी और रिलेटिवली स्मॉलर होंगी और कुछ आपस में कैंसिल भी हो जाएंगी। सो दैट विल मेक योर कैलकुलेशंस इजियर। तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड। और ध्यान रखिए, एज्यूम मीन आप जिस भी नंबर को चाहें उसको ले सकते हैं, या आपकी श्रद्धा, कामना, आकांक्षा, लालसा के ऊपर डिपेंड करता है, कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो शॉर्टकट मेथड है उसी दिशा में एक और कदम आगे, ये कैलकुलेशंस को थोड़ा और आसान कर देता है। स्टेप डेविएशन मेथड, समटाइम्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ शॉर्टकट मेथड फाइंडिंग द अरिथमेटिक मीन इफ ईच डेविएशन di इज डिविजिबल बाय द कॉमन नंबर h। अगर आप यह देख रहे हैं कि डेविएशंस जितनी भी आ रही हैं, जैसे मैं यहां पर अगर डेविएशंस आपको दिखाऊं तो यहां जो डेविएशंस आएंगी di वो आ जाएंगी -20, फिर माइनस का 40, सॉरी -40, माइनस का 20, यहां आ जाएगा डेविएशन 0, है ना, दिस विल बी 0, दिस विल बी 20 एंड दिस विल बी 40। तो आप देख सकते हैं जो डेविएशंस हैं हमारी वो सबकी सब 10 से डिविजिबल हैं, है ना, ऑल द डेविएशंस आर डिविजिबल बाय 10। तो बेसिकली वो मेजर टाइम्स वो जो क्लास साइज होता है ना, हाँ, उसी का कोई ना कोई मल्टीपल आ जाता है आपके पास, है ना। जैसे यहाँ पर 10 आ गया तो आप 20 आ गया बल्कि, तो जैसा मैंने आपको बताया क्लास साइज का ही मल्टीपल आ जाता है, 20 आ गया। तो आप इस केस में क्या करेंगे, जो h है उसे आप 20 ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, उससे कोई खास थोड़ा सा फर्क ये हो जाएगा कि आप ui लिखेंगे di बाई b बाय h, di बाय h, दिस इज di बाय h, यानी आप हर डेविएशन को h से डिवाइड करते जाएंगे, और जैसे आप इसे डिवाइड करके जाएंगे तो ये ui की वैल्यूज बहुत छोटी हो जाएंगी, -2, -4, 2, 4, इस तरह की डेविएशंस आपके पास आती जाएंगी। एंड इन दिस केस द अरिथमेटिक, इन दिस केस द मीन in this case can be written as FIUI upon n into h and a plus। तो इसको भी ढंग से लिख देता हूं। तो इस केस में क्या होगा, जो आपका मीन होगा, मीन x बार will be equal to a plus summation of FIUI upon h into h, FIUI upon n into h। so that will give you the mean बाय स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये सब चीजें आप ऑलरेडी क्लास 8, 9 में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड में कोई खास अंतर नहीं है। अगर आप देख रहे हैं डेविएशंस का जो डिफरेंस है वो किसी कॉमन नंबर से डिविजिबल है तो आप उसी को h मान लीजिए और डेविएशंस को उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए, लास्ट में आकर डेविएशंस को उसी नंबर से मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली एक तरह का क्या है, ये स्केल्ड डेविएशंस है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक डेविएशंस, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स में काम आ सकती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएट फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। यानी आप अगर देखें यहां पर देखो, सम ऑफ डेविएशंस ऑफ वेरिएट फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, यानी कि अगर आप हर ऑब्जर्वेशन में से मीन घटाते चले जाएं तो डेविएशंस आ जाएंगी। अब उन डेविएशंस को अगर आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे डेविएशंस का जो सम आएगा वो हमेशा 0 आएगा, वो दैट विल कम आउट टू बी 0। सो इट इज fi इंटू xi माइनस x बार या फिर समेशन ऑफ xi माइनस x बार, दैट विल कम आउट टू बी 0। नेक्स्ट इज सम ऑफ स्क्वायर्स और डेविएशन ऑफ वेरिएट फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम। अगर आपने, वैसे तो आप डेविएशंस किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं, जैसे कि हमने एज्यूम मीन को a लिया, उससे डेविएशंस ली थी, तो आप चाहे तो डेविएशंस किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्क्वायर्ड सम ऑफ द डेविएशंस मिनिमम आए तो वो डेविएशन हमें कहां से लेनी चाहिए, वी शुड टेक दोस डेविएशंस फ्रॉम द एक्चुअल मीन ऑफ द गिवन वेरिएट। तो अगर आप एक्चुअल मीन से डेविएशंस लेते हैं तो आप पाएंगे जो स्क्वायर्स का सम है ये मिनिमम आएगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली डेविएशन गिव्स यू एन आइडिया कि जो हमारे डेटा की वैल्यूज हैं वो मीन से, वो उस गिवन पॉइंट से कितनी दूरी पर ऑन एन एवरेज स्थित हैं, है ना। डेविएशन एक तरीके से आपको क्या देता है, डेविएशन मतलब समझो, डेविएशन जो वर्ड है दैट डिनोट्स हाउ मच
the given values of the variate deviate from the actual mean of the given variate. तो जितनी डेविएशन ज्यादा होगी उसका मतलब डेटा की जो वैल्यूज है वो मीन के बहुत दूर 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 तक फैली होंगी, और जितनी डेविएशंस कम होंगी इसका मतलब क्या है कि उतनी हमारी जो वैल्यूज हैं वेरिएट की वो मीन के आजू बाजू होंगी. तो अगर मैं कोई भी आर्बिटरी पॉइंट उठाऊं और उससे हर डेटा पॉइंट की वेरिएशन देखूं या डेविएशन देखूं और उनके स्क्वायर्स को ऐड करूं, तो ये डेविएशन का जो सम है, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस का जो सम है, ये मिनिमम सिर्फ किस केस में आएगा, जब जिस पॉइंट के अबाउट आप डेविएशंस फाइंड कर रहे हैं वो डेविएशन, वो पॉइंट क्या हो, मीन हो. तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएट फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम. और तो हमने क्लास में इसका प्रूफ भी किया है. ठीक है भाई, हाँ प्रूफ यहां तो नहीं बताएंगे. इफ एक्स बार इज द मीन ऑफ द वेरिएट, तो ध्यान रखिए अगर हम हर वेरिएट की वैल्यू में लैम्डा जोड़ देते हैं तो मीन में भी लैम्डा जुड़ जाएगा. अगर हम हर वैल्यू को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीन भी लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा. अगर हम अर्थमेटिक मीन हर ऑब्जर्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करें और उसमें बी ऐड कर दें तो हमारे मीन के साथ भी वही होगा, मीन में भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी ऐड हो जाएगा. वेयर लैम्डा ए बी, ए एंड बी आर सम कांस्टेंट्स. AM is independent of the change of assumed mean, that is it is not affected by the change in assumed mean, which I have already told you कि आप जिस भी नंबर को चाहें उसको assumed mean ले सकते हैं. So that was arithmetic mean and its properties, and next comes the combined mean. कई बार हमें दो different set of populations दे रखी होती हैं और हमें पहली population का मीन दे रखा होता है, दूसरी पॉपुलेशन का मीन दे रखा होता है, फिर हमें कहा होता है इन दोनों पॉपुलेशंस को एक पॉपुलेशन मानते हुए अब मीन निकालिए. तो चलिए, तो कैसे निकालेंगे. मान लीजिए x1 and x2 बार, x1 बार and x2 बार बी द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स हैविंग n1 and n2 टर्म्स रिस्पेक्टिवली. यानी कि पहली पॉपुलेशन का साइज क्या है, n1, दूसरी पॉपुलेशन का साइज क्या है, n2, और x1 बार इज द मीन ऑफ द फर्स्ट set of values of the variate and x2 is the mean of the values of the variate in the for the second population. तो अगर मुझे इसका पूरा का कंबाइंड मीन निकालना है तो n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2. एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या फिर कैपिटल एन जिसे कहता हूं मैं, या फिर समेशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी के समेशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ध्यान रखिएगा हमें मिल जाता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएट. तो ये चीज याद रखिएगा, अगर आप क्या करें, अगर आप मीन को मल्टीप्लाई कर दे द नंबर ऑफ values, the total number of observations, so in that case you get the sum of all the values. तो आपने n1 x1 किया तो आपने पहले के जितने भी हमारे वेरिएट की वैल्यूज हैं उन सबका सम निकाल लिया. फिर आपने n2 x2 किया, आपने दूसरे वेरिएट की सारी वैल्यूज का सम निकाल लिया. फिर जब आपने इन दोनों को जोड़ा तो पूरे के पूरे n1 प्लस n2 जो डेटा पॉइंट्स हैं उन सबका सम आ गया, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट इज n1 प्लस n2, डिवाइड कर दिया, यू गेट द कंबाइंड मीन. इसी तरह से अगर दो से ज्यादा हो तो n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3. So that is how you get the combined mean of two different populations. Next is the median, यानी अब हम बात करने जा रहे हैं मीडियन की. अभी जो आपने मीन पढ़ा वो मीन में कमी है. वो कमी क्या है, इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज. एक्सट्रीम वैल्यू से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाता है मीन. क्यों अफेक्ट हो जाता है, मान लीजिए अगर हम बात करें, क्योंकि आप डेफिनेटली जेईई मेंस देने जा रहे हैं फिर कॉलेज चुनेंगे, तो मान लीजिए कॉलेज में 40 बच्चे थे और उसमें से बहुत मैक्सिमम बच्चों की जो सैलरीज थी वो एवरेज पैकेज 5 या 6 लाख रुपए था पर एनम. लेकिन कुछ बच्चे, 3 या 4 बच्चे ऐसे थे पूरे बैच में जिनकी सैलरी शायद, है ना, से 1 CR या 2 CR पर एनम हो गई. ऐसे 3-4 बच्चे थे. तो जब हम पूरे के पूरे बैच की एवरेज सैलरी निकालेंगे तो इन 2-3 बच्चों के कारण आप पाएंगे मीन सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना. तो होगा क्या कि जो हमारा मीन है दैट विल नॉट बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द
एंटायर बैच। यानी ये आपको एवरेज सैलरी दिखाई देगी कहीं 10 लाख 12 लाख में दिखाई देगी, लेकिन सही में देखा जाए तो मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे आपको दिखेंगे, 80% बच्चे आपको दिखेंगे कि उनकी सैलरी तो 5 या 6 लाख पर एनम थी, जबकि वहां 12 के आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा। यानी कि होगा क्या, आप ये समझ जाएं कि अगर कुछ वैल्यूज है ना, कुछ वैल्यूज एक एक्सट्रीम एक पॉपुलेशन में कुछ वैल्यूज एक एक्सट्रीमली ज्यादा हो या एक्सट्रीमली कम हो, तो वह मीन को घसीट कर एक्सट्रीम वैल्यूज की तरफ पुश कर देती हैं। तो कहने का मतलब है मीन उस केस में स्क्यूड हो जाता है, मीन इज अफेक्टेड बाय द एक्सेप्शनली लार्ज और एक्सेप्शनली स्मॉल वैल्यूज। तो इसको देखते हुए मीन एक तरीके से उस वक्त एक सही रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहता पॉपुलेशन का। मीडियन इन दैट केस इज गुड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि मीडियन आपको यह बताता है कि मीडियन सैलरी यह है, यानी 50% जनता इसकी सैलरी के ऊपर थी और 50% जनता इस सैलरी के नीचे थी। तो दैट गिव्स यू अ काइंड ऑफ पोजीशन कि भाई ये एवरेज, ये जो मीडियन है, इससे ज्यादा भी 50% लोग थे और इससे पीछे भी 50% लोग थे। तो मीडियन इसीलिए हम कहते हैं पोजिशनल एवरेज है ना। इट टेल्स यू द पोजीशन विच डिवाइड्स द पॉपुलेशन इनटू टू पार्ट्स, वन अबव इट अनदर बिलो इट। ठीक है, तो मीडियन, और मीडियन की खासियत क्या है, यह एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता है। तो यहां पर फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाले जहां आपको सेट ऑफ वैल्यूज दे दी जाएं बस, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम, अरेंज द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, छोटे से बड़े की तरफ, है ना, फ्रॉम स्मॉल टू बिगर, ऐसे अरेंज द वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कॉल इट n। मान लो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी वो 15 थी, ठीक है। इफ n इज ऑड देन द मीडियन इज n प्लस 1 बाय 2th, n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन। तो जो मीडियन हो जाएगा वो n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर 15 वैल्यूज थी तो 15 प्लस 1 16 बाय 2, यानी 8वीं ऑब्जर्वेशन जो होगी बस वही उस डेटा का मीडियन बन जाएगी। और अगर n इवन हुआ तो इस केस में आप n बाय 2th एंड प्लस n बाय 2 प्लस 1th, यानी n बाय 2th ऑब्जर्वेशन उठाएं और n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन उठाएं और उन दोनों का सम करके मीन कर दें। दैट विल गिव यू द मीडियन। जैसे कि मान लीजिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थी 16, तो आप 8वीं ऑब्जर्वेशन उठाएंगे, है ना, और साथ में 9th ऑब्जर्वेशन उठाएंगे। तो 8th और 9th ऑब्जर्वेशन आप उठाएंगे और उन दोनों का सम करके बाय 2 कर देंगे। लेकिन ये सब काम कब होगा, जब आप पहले से ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर चुके होंगे। So that is how you get the median. अब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास यहां पर वेरिएट की वैल्यूज का एक कॉलम होगा और साथ में यहां फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा। तो आपको बनाना पड़ेगा इस केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर ये हमारे पास है x, ये है f, और यहां आपको बनाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। और यहां जो वैल्यूज हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, यहां f1 लिखा, इस F1 को आप यहीं कॉपी करिए, फिर यह है आपके पास F2, इस F1 में आप ये F2 जोड़िए, यहां F1 प्लस F2 आ जाएगा, और फिर आप इसमें F3 जोड़िए, यह है आपके पास, जब आप इसको इससे जोड़ेंगे तो यह है आपके पास F1 प्लस F2 प्लस F3 आ जाएगा। यानी इस तरह से जोड़ते चले जाइए, ठीक है। लास्ट में आपके पास यहां पर F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस ऑन अप टू Fn आ जाएगा, जो कि कैपिटल N के बराबर होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर होगा। और यहां आपके पास x1, यहां x2, यहां x3, और यहां पर xn, और यहां पर आपके पास है f। तो वंस यू गेट दिस, तो आपको अगर अब क्या चाहिए, आपको चाहिए नाउ यू नीड द मीडियन। तो आप क्या करें, n बाय 2, आप क्या करेंगे, n बाय 2 फाइंड आउट करेंगे अगर n इवन है तो, है ना। अगर n कैसा है, इवन, तो इफ n इज इवन, यहां भी वही काम करेंगे, इफ n इज इवन, n बाय 2 फाइंड करिए, फाइंड n बाय 2,
आपने n/2 निकालना है। क्या निकालना है? n/2। तो अगर n इवन है तो फाइंड n/2। और फिर ये देखिए कि n/2 कहां, किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किस फ्रीक्वेंसी में आता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में से देखिए वो फ्रीक्वेंसी लीजिए जो इससे जस्ट बड़ी हो या फिर इसके बराबर हो। तो चूज द ऑब्जर्वेशन देन मीडियन, है ना, फाइंड n/2, देन मीडियन इज the value of xi corresponding to the cumulative frequency corresponding to the cumulative frequency just greater than or equal to n/2, the value of xi corresponding to cumulative frequency just greater than or equal to n/2। और अगर n even हो जाए, if n is even, तो इस केस में फाइंड n/2 and n/2 plus 1, then median is equal to average of the values, average of the value या values corresponding to cumulative frequency just greater than n/2 comma n/2 plus 1th और just greater than और equal to, लिखता हूं just greater than or equal to n/2 plus 1। कई बार होता क्या है, n/2 यहां आ गया, n/2 plus 1 यहां आ गया। मान लो n/2 यहां आया, n/2 plus 1 यहां आ गया। अब आपके सामने आया x2 और x3, तो आप x2 और x3 का क्या करेंगे? एवरेज ले लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, n/2 भी इसी में आ जाता है, n/2 plus 1th भी इसी में आ जाता है। तो आप क्या करेंगे? x2 प्लस x2/2, तो वापस आंसर x2 ही आ जाएगा। दैट विल गिव यू द मीडियन। तो मीडियन बेसिकली क्या करता है? मीडियन एक तरीके से सारे के सारे डेटा पॉइंट्स को दो हिस्सों में, सारी की सारी पॉपुलेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है और वो बताता है कि भैया 50% पॉपुलेशन इसके ऊपर है और 50% पॉपुलेशन इसके नीचे है। तो मिड मार्क एक तरीके से पूरी पॉपुलेशन का। फिर इसके बाद अगर आपके पास ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके लिए मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन prepare cumulative frequency column and find the value of n/2, then find the class which contains the value of cumulative frequency, find the class which contain the cumulative frequency is equal to or greater than n/2, this is the median class। यानी आप इस केस में n/2 फाइंड कर लें सीधा, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव के ऑड इवन है, n/2 फाइंड कर लें। अब जैसे आपने n/2 फाइंड किया तो आप वो क्लास देखिए जो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके जस्ट बराबर है या इससे जस्ट बड़ी है। दिस इज कॉल्ड द मीडियन क्लास, उसी को हम मीडियन क्लास कहेंगे। और L जो होगा दैट विल बी द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड n/2 तो आपने फाइंड कर ही लिया है। कैपिटल F इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास and small f will be the frequency of the median class, h will be the class interval of the median class, यानी कि class size basically, that is what we mean over here। तो that is how you can get the median। तो जैसे कि अगर मैं यह वाला जो डेटा था मेरे पास, इसी को आपको थोड़ा सा मैं करके बताऊं इस केस में। तो जैसे ये वाला डेटा था, यहां पर आपको करना क्या है? आपको यहां पर सबसे पहले ये सब क्या करना है? यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 का 1, फिर ये 5, फिर ये 5 and 4 is 5 and this 9 will be 14,
इसमें ये जोड़ दिया, फिर 14 में 9 जोड़ा 23 एंड दैट इज 30 एंड दैट इज कैपिटल N। अब आप क्या करेंगे, कैपिटल N बाय 2 करेंगे। कैपिटल N बाय 2 विल बी 14, 30 बाय 2 एंड दैट विल बी 15, सॉरी कितना आ गया, 15 आ गया। अब जैसे ये 15 आया, अब देखो ऐसी कौन सी मीडियन क्लास है जिसकी ऐसी कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली ऑब्जर्वेशन है जहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट इससे बड़ी या इसके बराबर हो, तो दैट इज 23। तो ये आ गया 23, ये हो गई हमारी मीडियन क्लास, यानी मैं कह सकता हूं कि यह हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। हटा देता हूं, तो दिस विल बी अवर मीडियन क्लास। ये हो गई हमारी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। तो जो मीडियन होगा वह बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू, जरा देखें, L प्लस, दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। नाउ व्हाट इज द लोअर लिमिट, 60 प्लस n by 2, n by 2 is 15 माइनस फ्रीक्वेंसी, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, देखो माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, तो 14 माइनस 14 n by 2 माइनस 14 अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज 9, देखो जरा, upon the frequency of the median class into h. What is h? H is the class size and class size is 20. So the median in this case will be 60 plus 20 by 9. That is 560 upon 9. And 9 6 are 54, 9 3s are 18, 9 3s are 18 and 63 point something कुछ आ जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो आप पाएंगे कि लगभग 50% पॉपुलेशन इसके ऊपर होगी, 50% पॉपुलेशन इसके नीचे होगी, है ना। तो आप ये देख लीजिए, टोटल लोग हैं 30, तो 63 से ऊपर कौन कौन है जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और ये 10 और ये 11 और ये 12 और लगभग, है ना, हाँ 12 के करीब लोग इसके ऊपर हैं लगभग, और बचे हुए 18 इसके नीचे हैं। तो दिस इज द मीडियन, यानी ये आपको बता रहा है कि लगभग 50% पॉपुलेशन इसके ऊपर है और 50% पॉपुलेशन इसके नीचे है। तो दैट इज हाउ यू गेट द मीडियन। तो आप देखें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, तो ऐसी 12 ऑब्जर्वेशंस आपको दिखाई दे रही हैं जो 63 से ऊपर हैं, है ना। हाँ सर, 63 से ऊपर ऑब्जर्वेशंस कितनी हो गई है, 12 आ गए, और 12 और जो 18 हैं वो इसके नीचे हैं। तो एक तरीके से ये डेटा को 2 पॉइंट्स में डिवाइड करता है रफली, जहां 50% इसके ऊपर होते हैं और 50% इसके नीचे होते हैं। तो ये हमारे पास 63.33 के करीब, 62 पॉइंट है ना, थोड़ा सही से कर लेना, इट इज 62.22, ये वैल्यू हमारी मीडियन हो गई। तो आपने देखा इससे टोटल अभी भी कितनी वैल्यूज हमारे पास ऊपर हैं, 12 के करीब, और 18 इसके नीचे हैं। तो एक तरीके से इसने पूरी पॉपुलेशन को 2 हिस्सों में बांट दिया है, ठीक है। सो दैट इज द मीडियन। नेक्स्ट कम्स द मोड। मोड इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, यानी जो सबसे ज्यादा रिपीट किया जाए उसको हम, जो सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ वेरिएट रिपीट हो रही है उसे हम कहते हैं मोड। मोड से मतलब मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो किसी के पास एक मिठाई की दुकान हो और उसके पास बहुत अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ हो, और वह कितने पीस किसी मिठाई के बिके एक दिन के अंदर वो सब नोट कर ले। तो जैसे गुलाब जामुन, उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, फिर इसी तरह से बर्फी की फ्रीक्वेंसी हो गई, तो इस तरह सबकी फ्रीक्वेंसी लिख ले, और फिर वो देखे किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मिठाई होगा। तो मोड एक तरीके से कहते हैं मोस्ट फेवरेबल, या मोस्ट कहना चाहिए सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला क्या है, वेरिएट का वैल्यू है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम नंबर ऑफ कम्यूटर्स देखें, कम्यूटर मतलब जो घर से अपने ऑफिस तक जाते हैं और उनके लिए जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो देखे गवर्नमेंट,
कि भाई ट्रेन से इतने गए, बस से इतने गए, मेट्रो से इतने गए, खुद की कार से इतने गए, स्कूटर से इतने गए, बाइक से इतने गए, और फिर वो जो फ्रीक्वेंसी आती है उस समय जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी जिसकी, वो मोड होगा, और वह सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला या सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा। तो मोड बेसिकली टेल्स यू कि सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कौन सा वैल्यू ऑफ वेरिएट है। तो अगर मेरे पास अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन है तो वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच रिपीट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स विल बी द मोड। अगर मेरे पास अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में द वैल्यू ऑफ वेरिएट विच हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वही हमारा क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस केस में देन वी यूज दिस फॉर्मूला, मोड इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास वो क्लास होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, तो लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास f0 is the frequency of the model class, f1 is the frequency of the preceding model class, उससे पहले वाली मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, और f2 is the frequency of the succeeding model class। तो f2 को इसकी फ्रीक्वेंसी होगी जो अगले वाली मॉडल क्लास है, जो अगली क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी f2 होगी। एंड देन यू विल यूज l plus f0 minus f1 upon 2 f0 minus f1 minus f2 into h. That is the formula for finding out the mode in case of grouped frequency distribution. हमने तो उसका प्रूफ भी क्लास में बताया है कि ये कहां से आया, ये प्रूफ, ये फॉर्मूला कैसे आया। लेकिन अभी के लिए आप इसे याद रखो, L प्लस f0 माइनस f1 अपॉन 2 f0 माइनस f1 माइनस f2। f1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, f2 है प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मॉडल क्लास, एंड f0 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, h इज द क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास। So that is how you find the mode. अब सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें मीन, मोड और मीडियन तीनों कंसाइड कर जाएं, सच अ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन मॉडरेटली असिमेट्रिकल हो, ये तो सिमेट्रिकल है, मीन, मोड, मीडियन सब एक ही पॉइंट पर है, लेकिन अगर ये असिमेट्रिकल हो मॉडरेटली, मॉडरेटली मतलब इनकी वैल्यूज बहुत ज्यादा अंतर ना रखती हो मीन, मोड, मीडियन की, तब आप देखेंगे ये एक इंपेरिकल फॉर्मूला, एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला है। मैक्सिमम टाइम्स ये पाया जाता है कि अगर हमारा गिवन डेटा मॉडरेटली असिमेट्रिकल है, असिमेट्रिकल का मतलब वो सिमेट्री नहीं है उसके अंदर, यहां पर आप देख रहे हैं सिमेट्री है, ये वाले डेटा पॉइंट्स और ये वाले डेटा पॉइंट्स अगर हम इस ग्राफ को इसके अबाउट फोल्ड कर दें तो ये ग्राफ एक दूसरे से कंसाइड कर जाएंगे, लेफ्ट पार्ट विल कंसाइड विद द राइट पार्ट। लेकिन अगर हमारा फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल नहीं है, लेकिन मॉडरेटली असिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं है यानी असिमेट्रिकल है, लेकिन वो भी कैसे, मॉडरेटली, तो उस केस में मॉड बराबर होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है, बेल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, जिसमें तीनों बराबर हों। जैसे कि अब असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड क्या होता है, अ डिस्ट्रीब्यूशन is positively skewed when it has a tail extending out to the right, larger numbers. When a distribution is positively skewed, the mean is greater than the median, reflecting the fact that mean is sensitive to the score in the distribution, to each score in the distribution subjected to large shifts when the sample size is small and contains extreme scores. तो आप यहां देखें, यहां ये कहा गया है, तो ये कैसा है, पॉजिटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड का मतलब जब हमारे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ है, यहां पर हमने क्या किया, वेरिएट की वैल्यू और यहां उनकी फ्रीक्वेंसीज प्लॉट कर रखी हैं। पिछले वाले में भी यही था, यहां पर x की वैल्यूज थी और यहां y एक्सिस पर फ्रीक्वेंसीज थी। यहां पर आप देखेंगे कि इस डेटा की जो ग्राफ है उसकी एक लार्जर टेल है टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास वैल्यूज हैं x की, वो बड़ी बड़ी वैल्यूज भी हैं, हालांकि कम है लेकिन क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन वो बड़ी बड़ी वैल्यूज भी हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, मीन क्या होता है, हमेशा एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट हो जाता है, तो मीन की तरफ खिसक जाएगा, इस एंड की तरफ खिसक जाएगा। तो ये हो गया मोड, फिर मीडियन और फिर मीन। और इस केस में भी वही चीज आपके पास फॉलो होगी जैसा हमने आपको बताया था। तो याद रखिएगा, मीन इस केस में मीडियन से बड़ा है, इस केस में मोड से बड़ा है। तो मीन इज द बिगेस्ट, देन कम्स द मीडियन एंड देन कम्स द मॉड। तो मीडियन एक तरीके से आपको बताएगा भैया लगभग आधे इसके नीचे और लगभग आधे इसके ऊपर हैं, तो ये अफेक्ट नहीं होने वाला। ठीक है, और मोड तो आपको पता ही है, लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाला कॉरेस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली स्क्यूड। फिर नेगेटिवली स्क्यूड आप समझ ही गए होंगे, जहां पर छोटी वैल्यूज की तरफ एक टेल एक्सटेंडिंग दिखाई दे, यानी यहां वैल्यूज
बहुत छोटी छोटी वैल्यूज हैं, हालांकि कम है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन ये वैल्यूज बहुत सारी छोटी छोटी वैल्यूज भी कंटेंट है। तो आप समझ सकते हैं जो मीन होगा वो फिर से इन वैल्यूज की तरफ खिसक जाएगा और फिर से ऑर्डर वही होगा, मीन इज लेस देन द मीडियन इज लेसर देन द मोड, इज लेसर देन द मोड। तो मेरे ख्याल से यह है, आपको समझ में आया कि किस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा गिवन डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है या नेगेटिवली स्क्यूड है या सिमेट्रिकल है। और मॉडरेटली असिमेट्रिक केस में आप समझ सकते हैं मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, यानी सिमेट्रिक भले ही ना हो लेकिन बहुत ज्यादा स्क्यूड भी नहीं होना चाहिए, तब उसके लिए यह इक्वेशन हमेशा ट्रू रहती है। तो क्वेश्चन अगर इसके ऊपर कभी आता है तो वो लिख कर देगा इज मॉडरेटली स्क्यूड या मॉडरेटली असिमेट्रिकल, तो इस तरह से लिखकर वहां आएगा, तो चिंता मत करिएगा। नेक्स्ट इज द मेजर ऑफ डिस्पर्शन। बेसिकली मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज अ मेजर ऑफ द स्प्रेड, है ना। तो डिस्पर्शन ऑफ अ स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ इट्स वैल्यूज अबाउट देयर एवरेज। इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द स्कैटर्डनेस ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अबाउट फ्रॉम द एवरेज वैल्यू। ध्यान से सुनिएगा, यह इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए आपके पास मीन आया, जैसे मैंने अभी आपको मीन सैलरी की बात की थी कि किसी कॉलेज में मीन सैलरी पर बात किया जाए, उसमें 3 लोगों की सैलरी तो करोड़ में लग गई और मैक्सिमम लोगों की सैलरी सिर्फ 5-6 लाख में ही रह गई पर एनम। तो उस केस में जो मीन होगा वो डेफिनेटली लार्जर वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। उस केस में मीन विल नॉट बी अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। लेकिन पता कब चले, कैसे चलेगा कि मीन सही में ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है भी या नहीं है, या फिर हमें तो सिर्फ एवरेज दिखाई देगी, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो डेटा है ये मीन सही में इस पूरे डेटा का एक रिप्रेजेंटेशन है। यानी हम मान सकते हैं कि एवरेज सैलरी पूरे बैच की लगभग 10 या 11 लाख रही हो पर एनम। तो उस केस में हम मेजर करना चाहेंगे वेरिएंस, यानी मेजर ऑफ डिस्पर्शन कम्स इन टू प्ले। मेजर ऑफ डिस्पर्शन आपको एक तरीके से आइडिया देता है कि सेंट्रल वैल्यू के अबाउट किस तरह से डेटा की वैल्यूज फैली हुई है, स्कैटर्डनेस का अंदाजा देता है। अगर ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन ज्यादा है तो इट मींस द स्कैटर्डनेस इज मोर। इसका मतलब हुआ मीन से दूर दूर तक भी वैल्यूज फैली हुई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि मीन एक तरीके से बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, किसका, पॉपुलेशन का। So measure of dispersion gives you an idea of the scatteredness of the different values of the variate from the average value. A small value of dispersion indicates that the data is clustered closely, hence mean is good representative of the data. और large value क्या दिखाती है कि जो values हैं वो दूर दूर फैली हुई हैं, तो उस मीन अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो कल को जब आप कॉलेज चुने तो साथ साथ मीन सैलरी के साथ कोशिश करें वेरिएंस भी आपको मिल जाए। अगर वेरिएंस मिल जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई जो ये एवरेज सैलरी लिखी सही में सब लोगों को लगभग इसी के आसपास सैलरी मिली थी। तो मेजर ऑफ डिस्पर्शन में कुछ मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो हमारे सामने हैं वो हैं 4 मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो पर हम बात करने वाले हैं, वो है रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सबसे पहला आता है सबसे सिंपल रेंज। रेंज होता है लार्जेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज द रेंज। So it is the simplest measure of variability and it is easy to compute and understand. क्यों? Range is the difference between the highest and lowest score in the distribution. यानी highest score ले लो और lowest score ले लो, दोनों का difference लो, ये जो difference आएगा वो range कहलाएगा। Since it is based solely on the extreme values, it does not fully reflect the pattern of variation within the distribution. The range is very limited measure of variability. तो बस आपको ये बता देगा कि भाई हमारी जो सैलरी पैकेजेस हैं वो यहाँ इस इंटरवल में मिलेंगे। जैसे मान लो किसी का 6 लाख लगा और किसी का 50 लाख लगा, तो आप कहेंगे 50 माइनस 6 दैट इज 44 लाख विल बी द रेंज। यानी कि आप सोच सकते हैं लगभग 44 लाख तक आपका सेटलमेंट कहीं ना कहीं हो जाएगा। 44 तक आप सोच सकते हैं, इस तरह से आपको रेंज मिल जाएगी कि हाँ भाई यहां तक जा सकते हैं, ऐसे 44 और ऐड कर दो तो 50 तक जा सकते हैं। तो लेकिन रेंज एक तरीके से बहुत अच्छा मेजर नहीं है, क्योंकि वो अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं बताता। अंदर डेटा के अंदर क्या हो रहा है ये नहीं बताता। यार 44 की रेंज तो है, लेकिन कितने लोगों की लगी थी, कितने लोगों की 50 के आसपास लगी थी, वो सब नहीं बताएगा। तो इट इज नॉट अ वेरी गुड मेजर। तो रेंज का एक कोफिशिएंट भी है, डिफरेंस ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज अपॉन द सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड एज द कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो डिफरेंस अपॉन सम ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा, दैट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ रेंज। नेक्स्ट इज मीन डेविएशन।
तो पहला हमने देखा रेंज, दूसरा है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन क्या है? मीन डेविएशन है आप जिस भी सेंट्रल मेजर, चाहे वो मोड हो, चाहे मीडियन हो, चाहे मीन हो, उसको आप स्टैटिस्टिकल एवरेज कहते हैं। आपको पता ये सब ये दोनों तो पोजिशनल एवरेज हैं, ये सेंट्रल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना, ये पोजिशनल एवरेज नहीं है। आपने शुरू में देखा था, यहां मैं आपको याद दिला दूं कि ये थी मैथमेटिकल एवरेज, ये थी मैथमेटिकल एवरेज और ये थी पोजिशनल एवरेज। तो ये सबके सब एवरेजेस ही हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी जो एवरेज है, स्टैटिस्टिकल एवरेज, मीन, मीडियन या मोड, यह है इससे डेविएशंस कितनी है डेटा में, द अमाउंट ऑफ डेविएशन दैट यू वांट टू फाइंड आउट, द मीन डेविएशन दैट यू वांट टू फाइंड आउट फॉर दिस स्टैटिस्टिकल एवरेज, दैट इज गिवन एज xi माइनस m। हर किसी ऑब्जर्वेशन में से उस स्टैटिस्टिकल एवरेज को माइनस करते जाएं और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करें डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेविएशन, दैट विल गिव यू द मीन डेविएशन अबाउट मीन इफ m हैपेंस टू बी द मीन। अगर m मोड हो, दिस गिव्स यू द मीन डेविएशन फ्रॉम द मोड। अगर ये मीडियन हो, दिस गिव्स यू द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन। यानी कि कल को आपसे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पूछा जा सकता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन पूछा जा सकता है, मीन डेविएशन अबाउट मोड पूछा जा सकता है। तो आपको हर ऑब्जर्वेशन में से मीन या मोड या मीडियन को माइनस करते जाना है और सबको ऐड करके, एब्सोल्यूट वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय n करना है, दैट विल गिव यू द मीन डेविएशन। क्लियर हुआ? और ये छोटा होना का मतलब क्या है? ये छोटा होना फिर से ये दर्शाता है कि हाँ यार, मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो उसी स्टैटिस्टिकल एवरेज के आसपास ही हैं। तो उस केस में वो अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का। अगर आपके पास, ये तो था अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपके पास अनग्रुप्ड या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो मीन डेविएशन होगा fi into this will be fi into xi minus m और का मॉड्यूलस और डिवाइडेड बाय n, और n आप जानते ही हैं टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। नोट, मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन टेकन अबाउट द मीडियन। तो मीन डेविएशन सबसे कम कब होता है? जब उसे मीडियन के अबाउट लिया जाए। यानी कि मीन डेविएशन की मिनिमम वैल्यू किसके अबाउट आती है? मीडियन के अबाउट आती है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज मीन डेविएशन अपॉन m, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। आपने पीछे कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी पढ़ा, अब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होती है? मीन डेविएशन अपॉन द स्टैटिस्टिकल एवरेज, है ना। मीन डेविएशन इज टेकन, m इज द सेंट्रल टेंडेंसी अबाउट विच द मीन डेविएशन इज टेकन। तो यह क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ व्हाट इज वेरिएंस? वेरिएंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द मीन ऑफ स्क्वायर्स और डेविएशन ऑफ द वेरिएट फ्रॉम देयर मीन। यहां पर बेसिकली ज्यादातर हम मीन पर सबसे ज्यादा रिलाई करते हैं। एज फार एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन इज कंसर्न, हम मीन पर ज्यादा रिलाई करते हैं। हमारे लिए मीन हर आदमी, हर कॉमन मैन समझता है, तो मीन की रीचेबिलिटी ज्यादा है, उसको कॉम्प्रीहेंड करने के लिए जो लोग हैं उनकी संख्या भी ज्यादा है। तो डेफिनेटली मीन इज अ स्पेशल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज बाय फार अंडरस्टूड इन द कॉमन वर्ल्ड। तो मीन सही में रिप्रेजेंटेटिव होगा पॉपुलेशन का या नहीं होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं वेरिएंस। Variance is another mathematical tool which you use to find out whether the mean is a representative of the population or not. यानी धरातल पर भी वही हालात हैं जिसका बयां मीन कर रहा है। क्या वो धरातल पर वही हालात हैं? क्या मीन सैलरी 12 ही है? कहीं मीन सैलरी 12 दिख तो रही है मीन में, लेकिन धरातल पर देखा जाए तो 5 या 6 की सैलरी मैक्सिमम दिखाई दे रही है। तो वही चीज मीन कॉम्प्रीहेंड करना चाहिए, पता लगना चाहिए कि मीन सही में रिप्रेजेंट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके लिए यूज करते हैं वेरिएंस। वेरिएंस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज द मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन। देखिए वहां जो आपने किया था, वहां मीन डेविएशन फ्रॉम मीन लेते हैं तो उसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं। मीन डेविएशन में एक कमी है। मीन डेविएशन में कमी क्या है? मीन डेविएशन में कमी यह है कि इसमें जो मीन डेविएशन अभी हमने पढ़ा, अगर आप थोड़ा पढ़ने वाले बच्चे हैं तो समझेंगे कि जो स्टैटिस्टिकल एवरेज के पास वाली वैल्यूज होंगी और जो दूर वाली वैल्यूज होंगी वो लगभग बराबर कंट्रीब्यूट करती हैं।
बराबर कंट्रीब्यूट करती हैं किसको? मीन डेविएशन। व्हेन आई से बराबर कंट्रीब्यूट करने का मतलब, हम चाहेंगे जो दूर वाली वैल्यूज हो वो ज्यादा, जो हमारा स्कैटर्डनेस है उसको ज्यादा कंट्रीब्यूट करनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से रिलायबिलिटी घट रही है। तो हम चाहते हैं जो एक्चुअल स्टैटिस्टिकल एवरेज से जो वैल्यूज दूर हो, दे शुड कंट्रीब्यूट मोर टू द मेजर ऑफ स्कैटर्डनेस। और जो पास हो उनको चाहे हम उनकी वेरिएबिलिटी, उनकी डेविएशन को ले भी या ना ले, तो वो कंट्रीब्यूट करनी चाहिए कम। तो जो दूर वाली वैल्यूज हैं वो हमारी मेजर ऑफ स्कैटर्डनेस को ज्यादा अफेक्ट करनी चाहिए। दे शुड कंट्रीब्यूट मोर टू द मेजर ऑफ स्कैटर्डनेस, एंड दोज विच लाई नियरर टू इट दे शुड कंट्रीब्यूट लेस। लेकिन मीन डेविएशन में क्या है, लगभग सब लोग बराबर बराबर ही कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, सबकी पावर 1 आ रही है। अगर मैं यहां स्क्वायर लगा दूं xi माइनस एम का स्क्वायर, तो सोच के देखो क्या होगा। जो बिल्कुल पास होगी स्टैटिस्टिकल एवरेज की, स्क्वायर करेंगे तो डेविएशन उसकी और कम हो जाएगी, दे विल कंट्रीब्यूट लेस। और जो दूर हैं दे विल कंट्रीब्यूट मोर। तो इस तरह से जो दूर स्टैटिस्टिकल एवरेज हैं दे विल कंट्रीब्यूट मोर एंड हेंस इंक्रीजिंग द मेजर ऑफ स्कैटर्डनेस। तो हमारे केस में जो स्कैटर्डनेस होगा, मेजर ऑफ स्कैटर्डनेस होगा, वो दूर वाली वैल्यू से ज्यादा अफेक्ट होगा और पास वाली वैल्यू से अफेक्ट नहीं होगा। तो एक तरीके से हमें रियलिस्टिकली पता चल जाएगा कि दूर वैल्यूज ज्यादा हैं या कम हैं। तो अगर आपका वेरिएंस में यही कमी को दूर किया गया, यहां क्या लगा दिया गया, स्क्वायर लगा दिया गया मीन के लिए। तो पहले हम इसकी बात कर लें, वेरिएंस की। आप देख रहे हैं xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, दैट इज द मीन, दैट इज द वेरिएंस फ्रॉम द अनग्रुप्ड डाटा। यानी कि अनग्रुप्ड डेटा, आपने xi में से हर मीन को सब्ट्रैक्ट किया, उसका स्क्वायर किया, रादर देन टेकिंग द मॉड, स्क्वायर किया। इससे क्या होगा, जो पास वाली वैल्यूज होंगी वो तो बहुत कम कंट्रीब्यूट करेंगे, जो दूर वाली वैल्यूज होंगी वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगी। एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड। क्यों? हम ये तो चाहते थे कि जो हमारा मेजर ऑफ स्कैटर्डनेस है वो दूर वाली वैल्यू से ज्यादा अफेक्ट होना चाहिए, ताकि हमें रियल पिक्चर मिल सके कि हाँ सच में वैल्यूज दूर दूर फैली हुई हैं। तो xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, दैट गिव्स यू द वेरिएंस। दिस इज फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा, fi xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, fi बाहर और इसका मतलब यहां, और समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार अपॉन n। तो यहां ये हो जाएगा समेशन ऑफ, फॉर अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने बता ही दिया आपको। इसको अगर आप अभी अनग्रुप्ड के लिए बता रहे हैं, ग्रुप्ड के लिए आगे है, ये रहा यहां पर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड। हाँ, यहां पर क्या आ जाएगा, फॉर अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर fi छूट गया शायद लिखना, हाँ यहां fi छूट गया लिखना, दिस इज fi xi समेशन। तो पहले हम इन ग्रुप को पूरा डीकोड कर लें, फिर इस पर आते हैं, ठीक है। तो यहां आ जाइए पहले। तो वेरिएंस हमने ये देख लिया। अब इसी को अगर मैं ओपन कर देता हूं तो इट इज xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला ये भी हो सकता है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, ये xi है, दिस इज xi का स्क्वायर। तो दिस इज xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस समेशन ऑफ xi अपॉन n का होल स्क्वायर। शॉर्टकट मेथड, अगर आप डेविएशंस ले लें, di इज xi माइनस a, यानी आप एक्चुअल मीन ना निकालें बल्कि आप एक एज्यूम्ड मीन ले लें और उससे आप ये डेविएशंस का स्क्वायर करें और समेशन ऑफ di अपॉन n का स्क्वायर, तब भी आपके पास क्या आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने बार बार लिख रखा है, ध्यान रखिएगा। किसके लिए, वेरिएंस ऑफ अनग्रुप्ड एंड ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे ख्याल से ये हटा देना चाहिए हमें, यहां ये फालतू लिखा गया है। अब आते हैं ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो वेरिएंस होता है fi xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो fi xi का स्क्वायर अपॉन n समेशन ऑफ x बार, यानी fi xi का स्क्वायर अपॉन n fi xi अपॉन n का होल स्क्वायर, क्योंकि मीन की वैल्यू होती है fi xi अपॉन n। शॉर्टकट मेथड, अगर आप डेविएशन ले लें कहां से, एज्यूम्ड मीन से, देन दिस इज इट। और स्टेप डेविएशन मेथड, आप इसे h से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां पर जब आपने इसे h से डिवाइड किया तो यहाँ h स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी h स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो उस पूरे को h स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट विल गिव यू द स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन मेनली आपको जो इसमें याद रखना है वो यह वाला फॉर्मूला जो है ये याद रखिए, ठीक है, यही यूज होता है मैक्सिमम टाइम्स। और साथ में मतलब ये उसी का रूपांतरण है, बस उसमें फ्रीक्वेंसी जुड़ गया, यहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है क्योंकि ये अनग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन था।
ठीक है, तो ये फिर और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होती है दैट इज नथिंग बट द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। ठीक है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार, दैट इज कॉल्ड एज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड एज सिग्मा अपॉन एक्स बार इनटू 100। ये परसेंटेज में आ जाता है। द हायर द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन द ग्रेटर is the level of dispersion around the mean. The lower its value, the more precise is the estimate. तो इस तरह से आपको पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन के जो वेरिएंस है उसमें अगर आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएशन निकालते हैं, तो अगर इसकी वैल्यू ज्यादा आती है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू ज्यादा आती है, की बात नहीं है। छोटी वैल्यू आती है तो अच्छी बात है, आप रिलाई कर सकते हैं वेरिएंस पर। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस। अगर आप हर डेटा में लैम्डा जोड़ देते हैं, वेरिएंस की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप हर ऑब्जर्वेशन को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेरिएंस लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर आप ए एक्स प्लस बी यानी हर ऑब्जर्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करके बी जोड़ते हैं तो बी तो गया, बी के जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हो जाता है ए स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स। तो ये चीज याद रखिएगा। अब सवाल बहुत सारे बनते हैं वेरिएंस के ऊपर कि हमने दो ऑब्जर्वेशन में गलती कर दी, उसके बाद हमारे पास मीन यह आया और वेरिएंस ये आया, तो और ये ऑब्जर्वेशंस ये थी, मतलब ये जो ऑब्जर्वेशंस थी जो गलत की थी वो यह थी, सही बल्कि यह लेनी चाहिए थी। तो आप बताइए वेरिएंस की सही वैल्यू और मीन की सही वैल्यू। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इसी के जैसे जेईई मेंस में देखने को मिलते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंबाइंड वेरिएंस। मान लीजिए द मीन ऑफ टू सीरीज कंटेनिंग n1 एंड n2 टर्म्स आर x1 बार एंड x2 बार और इनके वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर, देन द कंबाइंड मीन इज x बार। कंबाइंड मीन कैसे निकालना है वो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। देन द वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर ऑफ द कंबाइंड सीरीज गिवन एज n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर d1 का स्क्वायर। d1 क्या है? x1 माइनस x बार। आपको पता है x बार कैसे मिलेगा? n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। तो d1 इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, d2 x2 बार और x बार के बीच का डिफरेंस है। तो n1 इंटू सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d स्क्वायर d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, दैट गिव्स यू द कंबाइंड वेरिएंस ऑफ टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेरिएट फॉर टू डिफरेंट पॉपुलेशंस। तो उनके लिए मिलाकर जो वेरिएंस होगा वो ये मिल जाएगा। इसका डेरिवेशन भी कहीं ना कहीं हमने किया है। नेक्स्ट इज द रेंज ऑफ वेरिएंस। द रेंज ऑफ वेरिएंस है ना, द रेंज ऑफ वेरिएंस जो होती है वो हमेशा, इफ द वैल्यूज ऑफ वेरिएट लाइज बिटवीन p एंड q, देन द वैल्यू ऑफ इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ वेरिएट लाई बिटवीन p एंड q, यानी हर ऑब्जर्वेशन p और q के बीच में है तो वेरिएंस की वैल्यू लेस देन इक्वल टू q माइनस p बाय 4, q माइनस p के होल स्क्वायर बाय 4 से हमेशा छोटी होगी। इसको कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। इट विल ऑलवेज स्टे विद इन दिस रेंज। तो जो वेरिएंस होगा वो 0 से लेकर इसके बीच में लाई करेगा। इट विल नेवर क्रॉस दिस। तो वेरिएंस के ऊपर जो प्रॉब्लम्स हैं मेरे ख्याल से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको जरूरत है इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की, और एक ही तरह के प्रॉब्लम्स ज्यादातर रिपीट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया रॉन्ग ऑब्जर्वेशन वाले ज्यादातर। तो वह अच्छे से करके देख लीजिएगा और स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और यह मार्क्स आप सच मानिए थाली में रखकर जेईई मेंस आपको देता है। आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो जेईई मेंस में आपके जो 4 मार्क्स हैं वो बिल्कुल पक्के। तो थैंक यू, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।